वे डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। आज हम बात करेंगे एक इनकलाबी आवाज़ की, जिनका नाम है गोरख पांडे। नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं खूंटा का ये खास प्रोग्राम किताबों के पन्नों से। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कवियों, उपन्यासकारों, लेखकों की। हम बात करेंगे उनके जीवन और खूबसूरत रचनाओं की। हम बात करेंगे साहित्य की। बेबाक, निडर और जनवादी, ऐसे शब्दों से पिरोया हुआ नाम गोरख पांडे, एक ऐसे कवि जिनकी कविताओं में जनता की समस्याएं ही नहीं, उनका उत्तरदायी कौन है यह भी तय हो जाता था। वह उन समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए जनता में अपनी रचनाओं के माध्यम से दम भी भरते थे। गोरख पांडे का जन्म देश की आज़ादी से 2 साल पहले 1945 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। किसान आंदोलन इस समय चल रहा है और आज भी उनकी कविताएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी कविताओं में किसान की बात होती है, उसके सपने होते हैं, भूख की बात होती है और बेरोजगारी की बात होती है। गोरख आम जनमानस की भावनाओं की तह से लेकर उसकी आकांक्षाओं और उनकी रुकावटों को इतने मार्मिक ढंग से लिखते हैं जिसे पढ़कर लगता है मानो ये अपने जीवन का भी कुछ हिस्सा हो या किसी की आवाज़ हो। वह जनसंघर्ष के कवि थे और उनकी एक तरीके से वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित भी थे। गोरख पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब उन्हें वहाँ की परिस्थितियाँ भी रहने लायक नहीं लग रही थीं। इस बात का पता गोरख पांडे की डायरी से चलता है, जिनमें उन्होंने 18 मार्च 1976 को लिखा था, मैं बनारस तत्काल छोड़ देना चाहता हूँ। तत्काल, मैं यहाँ से बुरी तरह ऊब गया हूँ। विभाग, लंका, छात्रावास, लड़कियों पर बेहुदा बातें, राजनीतिक मस्खरी, हमारा हाल बिगड़े छोकरों सा हो गया है। लेकिन क्या फिर हमें, खासकर मुझे, जीवन के प्रति पूरी लगन से सक्रिय नहीं होना चाहिए? जरूर, कभी भी शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में अगर मित्रों ने सहारा दिया तो हमें चल देना चाहिए। मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ, बनारस से कहीं और दूर भाग जाना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कि कितनी बेचैनी उनके मन में थी। देश और समाज को देखने के आम प्रचलित मानकों से उनका तालमेल नहीं बैठता था। अंततः वे दिल्ली की तरफ चल दिए और अगला ठिकाना जेएनयू हो गया। गोरख जब अपने घर आते थे तो वो गांव के गरीबों और उनकी बस्तियों में जाकर वहीं गीत गाते, सभी के साथ रंग खेलते और उनकी झोपड़ियों में बैठकर उन्हीं से मांगकर खाना खाते। शायद इसीलिए आज भी उनकी कविताओं और गद्यांश को पढ़कर हमारे आंखों में वे भावनाएं एक फिल्म की तरह चलने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लोगों की केवल समस्याओं को देखा ही नहीं, उन सभी के साथ महसूस करते हुए जिया भी है। एक कविता है, 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत, मैं तो सिर्फ उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ, मगर तुम्हें डर है कि मैं आग भड़का रहा हूँ। वह अपनी जन कविताओं, जन गीतों के लिए जाने जाते हैं और यही उनके लिए सबसे सम्मान का विषय है। गोरख जनता को भड़काते नहीं हैं, बदलना चाहते हैं। हमारे देश में हुए कई आंदोलन में लोग उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके गीत सामूहिक रूप से गाते थे। हम यह भी कह सकते हैं कि आंदोलनों ने गोरख और गोरख की कविताओं को कहीं अधिक लोकप्रिय बनाया है। खासकर नौजवानों और छात्रों के आंदोलन में जितनी गोरख की कविताएं पढ़ी जाती हैं और गीत गाए जाते हैं, उनके समकालीन हिंदी साहित्य के शायद ही किसी कवि को उतना मुनासिब हो। यानी कि इतनी सरल और सुव्यवस्थित भाषा में गोरख ने कविताएं कही हैं कि कोई भी गोरख की कविताओं और गीतों को समझ सकता है, और सिर्फ समझ ही नहीं जाता बल्कि उनसे आसानी से जुड़ भी जाता है और ऐसा महसूस करता है कि गोरख ने उसी के दर्द को कविताओं के रूप में कलमबद्ध कर दिया। गोरख के काव्य की एक खास बात यह है कि उनके काव्य में महिलाएं अलग अलग रूपों में घूमकर सामने आई हैं। कैथर कला की औरतें, इस कविता को ले लीजिए, इसमें आपको औरतें लड़ती विद्रोही रूप में दिखेंगी, या आप कह सकते हैं कि आपको महिला शक्ति दिखेगा जिनमें वो लड़ रही हैं। कैथर कला की घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। गोरख की दृष्टि उस बड़ी परिघटना तक पहुंचती है। गोरख लिखते हैं, घर घर में दीवारें हैं, दीवारों में बंद खिड़कियां हैं, बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सर लहूलुहान गिर पड़ी है वह। इस कविता में गोरख ने पूरी संवेदना के साथ औरत की ऐतिहासिक पीड़ा को जिस प्रकार से चित्रित किया है, वैसा चित्रण हिंदी कविता में बहुत कम है। और केवल चित्रण ही नहीं किया है, साथ ही साथ पूरे पुरुष समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, दंडित कर देते हैं। और फिर लिखते हैं, गिरती है आधी दुनिया, सारी मनुष्यता गिरती है, हम जो जिंदा हैं हम दंडित हैं। गोरख महिलाओं की आवश्यकता को समाज में और कहाँ कहाँ देखते हैं। वो लिखते हैं, अंधेरे कमरों और बंद दरवाजों से
बाहर सड़क पर जुलूस में और युद्ध में तुम्हारे होने के दिन आ गए हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो। इस तरह की कविता लिखने वाले गोरख पहले कवि हैं जिन्होंने सड़क, जुलूस और युद्ध में औरतों की आवश्यकता को महसूस किया है। गोरख हमेशा आंदोलित होते रहते हैं, सत्ता से मुठभेड़ भी करते हैं, लेकिन इसके साथ में उम्मीद के गीत भी गाते हैं। आएंगे अच्छे दिन आएंगे, गर्दिश के दिन ये कट जाएंगे, सूरज झोपड़ियों में चमकेगा, बच्चे सब दूध में नहाएंगे। गोरख सिजियोफ्रेनिया से परेशान थे और सिजियोफ्रेनिया को मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक समस्या माना जाता है। इस बीमारी के कारण मरीज बहुत आसानी से ज़िंदगी से निराश हो सकता है। उनकी यह परेशानी धीरे धीरे इतना बढ़ गई कि 29 जनवरी 1989 को उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस समय वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट थे। मृत्यु के बाद उनके 3 संग्रह प्रकाशित हुए। स्वर्ग से विदाई 1989 में, लोहा गर्म हो गया है 1990 और समय का पहिया 2004 में। गोरख आज इस दुनिया में नहीं है, अरसा हो गया उन्हें दुनिया को अलविदा कहे हुए, लेकिन उनके गीत हमेशा फिजा में गूंजते रहेंगे। उनकी कविताओं का पाठ पुनर्पाठ होता रहेगा और इस तरह वे हमेशा जिंदा रहेंगे। तो आज इस प्रोग्राम में हमने बात की आंदोलन के कवि गोरख पांडे के बारे में। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक और साहित्यकार के बारे में। अपना फीडबैक हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।